लीनियर अलजेब्रा के 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 5 है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज। अगर आपको एक 2 by 2 मैट्रिक्स गिवन है और आपसे उसका इनवर्स पूछा गया है तो आप उसका इनवर्स नहीं निकालें, जो ट्रिक है उसी से इसको इनवर्स उसका बताएं। करना क्या होता है, ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं इनको चेंज कर देते हैं और ये जो नॉन डायगनल जो दूसरा डायगनल होता है उसमें नेगेटिव साइन अपीयर कर देते हैं। तो -5 -1 यहाँ पर चेंज हो गया और इसके नेगेटिव्स ओनली, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है ए इक्वल टू दिस बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस क्यू वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपसे क्यू पूछा गया है कि क्यू क्या होगा यहाँ पर मैट्रिक्स क्यू। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम p प्लस क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहां पर p और q सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रेस्पेक्टिवली होगा। लेकिन जो q है या p है वो निकालते कैसे हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अगर ये कुछ इस तरह से गिवन है मैट्रिक्स, तो आपको जो p का वैल्यू होगा वो क्या होता है, a प्लस ए ट्रांसपोज उसका हाफ, और जो q होता है वो हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर q क्या होगा। तो पहले a का a ट्रांसपोज के साथ नेगेटिव, तो a हमारा ये है और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2035, ये a हो गया, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 2035। तो इसके जो फर्स्ट एंट्री होगी वो 0 हो जाएगी और इसको जब हाफ से डिवाइड करेंगे तो 0/2 यानी कि 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 इसमें और इसमें है, तो ये दो हमारी पॉसिबिलिटी हो सकता है लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है। इसके लिए फिर हम सेकेंड एंट्री चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, तो -3 आएगा। और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -3/2 आपका हो जाएगा। लेकिन सॉरी, यहाँ पर आई थिंक माइनस साइन रह गया है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर ये माइनस साइन इसमें आएगा, तो इसका ऑप्शन माइनस ये हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, 3 - 0 3 आएगा और बाय 2। हाँ, तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है, हम नेगेटिव साइन इसका भूल गए थे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो ऑप्शंस बी है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर नेगेटिव नहीं दे रखा था, यहाँ पर नेगेटिव था, तो एक्चुअली इसका हाफ आउटसाइड है, तो उस हिसाब से हमारा ये सी ट्रू होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शायद नेगेटिव नहीं था। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि आखिर क्या है। हाँ, नेगेटिव नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव इसी में है। तो इसका जो करेक्ट चॉइस होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में कहा है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस इज। तो आप सब जानते ही हैं इसका ऑप्शन बी होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ से इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, और फिर 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, और ये इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया है। उसके साथ हम एक्स वाई जेड लेंगे और राइट साइड में ये जो राइट में गिवन है वही लेंगे, 9 और 7। तो ऑप्शन सी इसका ट्रू है 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 85। तो 85 में आपसे कहा गया है इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन वैल्यू ऑफ पी। हमें पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान है। हम इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा वो देख लेते हैं।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 -2 -3 1, और ये z के लिए है p+2, और ये 3 y के लिए है 2p+1, z के लिए 1, और ये 2, बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 0। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लीडिंग एंट्री उसके लेफ्ट में और डाउनवर्ड 0 है, फिर ये एंट्री 0 होनी चाहिए उस हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, थर्ड रो और सेकंड रो को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो सेम एज रहेगा, -2 1 -2 -3 1, और इसको चेंज किया 0 2p+1, फिर 1, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 0 p+2, और ये 2। अब आपको पता है यहाँ पर इसने कहा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है यहाँ से लेफ्ट में, ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका रैंक सेम होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो रैंक यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का 3 हो जाएगा, लेकिन कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट के लिए ज़रूरी है कि p+2 नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि p नॉट इक्वल टू -2। तो देन द वैल्यू ऑफ p का हमें वैल्यू निकालना था। तो p जो है आपका वो -2 नहीं हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शंस यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। then the value of p not equal to -2। सॉरी, इनकंसिस्टेंट कहा है उसने, कंसिस्टेंट नहीं इनकंसिस्टेंट कहा है, मैंने गलत इसको रीड कर लिया है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए यहाँ पर ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा p+2 इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू आपका -2 आ जाएगा, उस हिसाब से ऑप्शन से ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आएगा a² + b² मल्टीप्लाई बाय c² + d²। यहाँ से ये आया, और जब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा देंगे तो ये हो जाएगा a² c² + a² d² + b² c² + b² d²। यहाँ से ये फॉर्म होता है। अब इस मैट्रिक्स से देख लेते हैं यहाँ से क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ से होगा AC + BD का होल स्क्वायर, यानी कि AC a² c² + b² d² + 2 टाइम्स AC BD, फिर यहाँ पर भी AD और ये BC। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यहाँ पर AD - BC है, और यहाँ पर BC - AD है। तो ये ऐसे ही रहेगा लेकिन नेगेटिव के साथ। तो ये हो जाएगा आपका AD - BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा, तो इससे माइनस का जो 2, सॉरी ये आपका बनेगा माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली टर्म है आपकी BC - AD, और ये टर्म है आपकी AD - BC, AD - BC, और इसके अगर मैं आउटसाइड नेगेटिव ले लूँगा तो जो माइनस रहेगा वो पॉजिटिव इसको फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा AD - BC, और यहाँ पर भी AD - BC। तो निगेटिव साइन उसमें अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से 2AC BD कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से ये सेम आ जाएगा, तो ऑप्शन से यहाँ से ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट आर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड्स माइनर क्या होगा, तो 2 के करस्पॉन्ड माइनर क्या होगा, 2 to the 4 - 3, सॉरी +3।
तो 4 + 3 7, और 7 आपके इन दो ऑप्शंस में है, तो इन दो में से कोई ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या तो बी चॉइस हो सकता है या डी चॉइस हो सकता है, कंफर्म करेंगे अभी। -1 के करस्पॉन्ड देखेंगे तो 4 × 2 = 8 और -3, 8 - 3, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 11, यानी कि ये वाला कंफर्म हो जाता है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शंस भी यहाँ पर ट्रू होगा 87 के लिए। इफ ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन दिस इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक, उसका अलग नाम होता है ये, मतलब एक इसका आप समझ सकते हैं सिमिलर नेम है एंटीसिमेट्रिक। तो इज एंटीसिमेट्रिक बट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया है, जो निगेटिव वाला होता है वो अक्सर स्क्यू सिमेट्रिक होता है और जो पॉजिटिव वाला होता है वो सिमेट्रिक होता है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स में पूछ लिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज एंटीसिमेट्रिक। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसका भी ट्रांसपोज चेक करेंगे तो ट्रांसपोज लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो ए, और यहाँ पर जो इनसाइड द ब्रैकेट है वो ये है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है क्योंकि ये सिमेट्रिक फॉर्म कर रहा है। इज सिमेट्रिक बट दिस इज एंटीसिमेट्रिक, ये वाली बात आपकी सही है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक होगा और ये एंटीसिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज को अगर आप चेक करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, यहाँ से मिलेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, नेगेटिव आउटसाइड ले लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जहाँ जो इनसाइड द ब्रैकेट है वही यहाँ पर मिला लेकिन नेगेटिव के साथ, तो ये वाली बात आपकी सही है। यहाँ पर कहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड दिस आर सिमेट्रिक, तो अभी आपने देखा ऊपर इसकी सिमेट्रिक है तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, और ऐसे ही ये दोनों एंटी सिमेट्रिक है, ये भी डिस्कार्ड हो जाता है, तो ऑप्शन भी ओनली ट्रू होता है यहाँ पर 88 के लिए। 89 देखते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट देन, आपको बताना है कि क्या होगा। तो अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम दिया गया है, कंसिस्टेंसी उसके गिवन है, तो आपको बताना है। तो अगर कंसिस्टेंट है तो हम ए बी सी या यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बता सकते। अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो राइट में होता है उसको हमने सिर्फ लेफ्ट में ट्रांसपोज किया है एक तरह से, तो टर्म्स को ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा A1 B1, और यहाँ पर आप ले सकते हैं नेगेटिव ऑफ C1 ले सकते हैं, ऐसे ही A2 B2 या नेगेटिव ऑफ C2, या यहाँ पर पॉजिटिव भी लेंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और A3 B3 C3। अब यहाँ पर कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इसकी रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक सेम होनी चाहिए। यहाँ पर कहा है कि अगर ये इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो क्या पॉसिबल है, अगर कंसिस्टेंट है तो क्या डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। डिटर्मिनेंट अगर लास्ट तीनों आपके जो 0 0 हो जाएं तब ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। उस केस में रैंक 2 पॉसिबल हो सकती है या 1 भी पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। तो 89 में आपका जो रहेगा वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। A1 B1 या ये जो रिलेशन इस तरह से होल्ड हो रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, वहां पर जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कहा है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब ये थर्ड रो 0 हो जाए और ये फर्स्ट 2 एंट्री 0 हो जाए और ये नॉन 0 हो जाए, तब इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होगा।
और अगर यहाँ पर कुछ नॉन ज़ीरो एंट्री हो जाती है तो आपका रैंक सेम हो जाएगा, यानी कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट दोनों ही केस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। जरूरी नहीं वो अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए वो कंसिस्टेंट हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर जो एंट्रीज हैं वो जीरो 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 ऑप्टेन हो जाए, यहाँ पर जीरो जीरो और ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए कोई, तो तब आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और सपोज कीजिए यहाँ पर भी कोई नॉन जीरो एंट्री बन जाए और यहाँ पर भी नॉन जीरो, तब रैंक सेम हो जाएगा और सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो 90 का आपका सी है। 91 देखेंगे। अगर यहाँ पर जो कहा गया है एक मैट्रिक्स है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी with common difference d and rank of this matrix is 2, then the value of d and k। इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये 3/3 है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, यानी कि 4 5 x 5 6 y 6 k z। अब चूंकि हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड एपी में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखा था, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू डी और z माइनस वाई इक्वल टू डी मिलेगा। तो y माइनस एक्स यानी कि रो में से इसको घटा देंगे और इस ऐसे ही इसमें से इसको घटा देंगे, या आप ऊपर से नीचे, वो जैसे भी आपकी इच्छा है। तो मैं 4 5 एक्स यहाँ माइनस करेंगे तो 1 1 1 वाई माइनस एक्स, ऐसे ही यहाँ से माइनस करेंगे 2 के माइनस 5 और z माइनस एक्स, ये आपको मिला। अब क्योंकि इसका यहाँ पर आप नॉन ज़ीरो एंट्री बनाना चाह रहे हैं या मैं बनाना चाह रहा हूँ इसको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y माइनस एक्स आया है और z माइनस एक्स आया है, सॉरी, तो y माइनस एक्स और y माइनस जेड, तो यहाँ पर आपका ये हो गया है। और y यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज का डिफरेंस, तो z में से x ये मैंने माइनस किया है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं d यूज़ कर सकता हूँ, तो 4 5 x 1 1 यहाँ पर d यूज़ किया, 2k माइनस 5 और z माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्योंकि रैंक यहाँ पर 2 बोल रखा है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, तो तब मुझको क्या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, 4 5 x 1 1 d, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, k माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ मैं, z माइनस एक्स और माइनस 2d, ये हो जाता है। क्योंकि इस सिस्टम का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, सॉरी रैंक 2 है, तो यानी कि ये एंट्री और ये एंट्री को 0 होना पड़ेगा। तो k माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से मिल जाता है k इक्वल टू 7। तो k इज एन आर्बिट्री नंबर, कोई भी आर्बिट्री नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। k की वैल्यू 5 और यहाँ पर 6 है, ऐसा ही यहाँ से भी गलत हो जाता है, ये सी ओ डी, तो ऑप्शन आपका बी बचता है। तो k इक्वल टू 7 और d आपका कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 91 का इस तरह से आपका ऑप्शंस बी ट्रू हो जाता है। अब आप 92 देखेंगे। 92 में क्या कहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन ओवर आर हैज रैंक एन, एक मैट्रिक्स है उसका रैंक एन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर उसका रैंक एन है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, यहाँ पर ये सिंगुलर कह दिया है तो ये वाली बात तो गलत हो जाती है। ए इज नॉन सिंगुलर, ये वाली बात
सही है, लेकिन आपसे पूछा था स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो बी ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका जो की हो जाएगा वो आपका और रैंक एन है तो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हो जाएंगे, ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये वाली बात भी सही है। ए ट्रांसपोज हैज रैंक सेम, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है, ये वाली बात भी सही है। ए इज नॉन सिंगुलर, ये वाली बात भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन इसका सी ट्रू होगा, यानी कि 93 का ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर वो आपका सी होगा, ए इज सिंगुलर, सॉरी यहाँ पर बी, ए इज सिंगुलर, ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा है उसने, 93, तो 93 में आपसे कहा गया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस possess a trivial solution only, possess a unique non-trivial solution, possess finite number of non-trivial solution और has infinitely many solution, ये आपसे कहा गया है। तो अगर ये सिस्टम है आपका एक्स वाई जेड में, तो इस पोसेस अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या जरूरी है कि उसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक होमोजेनियस सिस्टम है तो उसका यूनिक ही सॉल्यूशन होता है, उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इसका मीनिंग जीरो जीरो उसका सॉल्यूशन होगा, तो इस बात को हम अजर्टली नहीं कह सकते हैं पोसेस अ यूनिक सॉल्यूशन, नॉन यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक हो और नॉन ट्रिवियल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तब उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो ये वाली बात भी उसकी गलत हो जाती है। पॉसेस फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये वाली बात भी गलत हो जाती है। हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पर इसकी ये वाली जो बात है ये इसकी सही हो जाती है। एक्चुअली ये हमें एक सिस्टम दे रखा है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं पॉसेज या सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसका हम रैंक चेक कर लेते हैं 1 2 3, इसको इस तरह से ना करें, 3 4 4 7 10 12, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाओ और इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, 1 2 3, यहाँ पर 0, 3 2 6 2 -2, 3 3 9, तो यहाँ से -5 फॉर्म होगा। ऐसे 7 से मल्टीप्लाई कराओ, सब्ट्रैक्ट कराओ 0, 7 2 14 -4, 7 3 21, और यहाँ पर ये 12 है तो ये -9। अब हम इसको क्या कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो 1 2 3, और यहाँ पर 0 -2 -5, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0, 5 2 10, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आपको मिल रहा है, तो रैंक यहाँ पर 3 है, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3, तो यहाँ पर कह सकते हैं पॉसेज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, तो ये वाली बात इसकी सही होगी। मैं उसको शुरुआत में डायरेक्ट टिक कर रहा था, मैंने ये कोएफिशिएंट्स नहीं देखे थे, जनरल मैंने इनको कंसीडर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 हमें क्या कहते हैं, 94, लेट ए एंड बी any to n by n matrices o and trace of a equal to a i i, यानी कि डायगोनल एंट्रीज का सम, बी आई आई यानी कि मैट्रिक्स बी की डायगोनल एंट्रीज का सम। तो एक्चुअली डेफिनेशन यही होती है कि डायगोनल एंट्रीज को प्लस कर देते हैं तो उसका ट्रेस मिल जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, और ट्रेस ऑफ लीनियर सम इक्वल टू लीनियर सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रेसेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन से
या कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ आई एंड टू यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ही ट्रू हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है 94 का। If C is non-singular matrix and B equal to this, then B square equal to I, B square equal to 0, B cube equal to I और B cube equal to 0। तो यहाँ पर B equal to this दे रखा है, यानी कि B is similar matrix to ये जो मिड में है। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर कोई स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो वो नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है। तो हम इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पर इसका स्क्वायर, अगर यहाँ की पावर n, तो यहाँ की पावर n करने से उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर 3 और 3 के बारे में पूछा गया है, तो हम 2 से देख लेते हैं यहाँ से 2 करने से क्या मिलता है। एक्चुअली जो भी मिलेगा वो आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स मिलेगा। तो वो स्क्वायर करने पर मिलेगा या क्यूब करने पर मिलेगा वो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये ए और सी तो इस तरह से डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो अब बी और डी हमारी पॉसिबिलिटी होगी। अब हम चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0x y 0 0 z और 0 0 0, यहाँ पर एक ओनली सेम मैट्रिक्स लेंगे 0 0 y 0 0 z और 0 0 0। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई। तो यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो एंट्रीज आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉन ज़ीरो एंट्री आ गई है। अब इसका इसके साथ लेंगे तो यहाँ पर 0, इसको इसके साथ लेंगे तो भी 0, और इसको इसके साथ लेंगे तो भी 0, इसको लेंगे तीनों के साथ 0 आ जाएगा। अब इसको खुद ही मैट्रिक्स इटसेल्फ के साथ ले लेंगे 0 0 0 x y 0 0 z और 0 0 0। तो इसको फर्स्ट के कॉलम के साथ लेंगे 0, यहाँ पर लेंगे 0 और यहाँ पर लेंगे 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये रोज ही 0 हैं, तो ये एंट्री सारी 0 हो जाएंगी। तो नल मैट्रिक्स हमें मिल रहा है पावर 3 पर, तो यहाँ पर ये होगा। स्टेटमेंट याद रखेंगे कि अगर कोई सिमिलर मैट्रिक्स है तो उसकी पावर जो होती है, जिसके वो सिमिलर मैट्रिक्स होता है, बीच वाले की पावर करने से आता है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको आप डायरेक्टली प्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 या 3 लेके इंडक्शन से आप इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी इसको प्रूव किया जा सकता है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, does not have any non-zero solution, has infinite limit non-zero solution और is consistent। तो सेम आपको क्या करना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका लिखना होगा। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, तो देख लेता हूं मैं इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये होगा मेरा 1 1 1 और 7 1 2 3 16 1 3 4 22। ये मेरा इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि सारी एंट्रीज 1 1 में हैं, तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15। इस तरह से अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड रो को और सब्ट्रैक्ट करा देना होगा। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड में कोई चेंजेस नहीं, और थर्ड में आपको 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कराना था। तो यहाँ पर -1 18 -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो और ये भी नॉन ज़ीरो, तो इसकी रैंक 3 है और यहाँ पर वेरिएबल भी 3 है। तो हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और क्योंकि ये 3/3 सिस्टम था और नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो हैज़ अ यूनिक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, ये इसकी बात ट्रू हो जाती है। डज नॉट हैव एनी नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन,
नॉन जीरो तो है, सॉरी इनफाइनाइटली तो है ही नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन डज नॉट, जबकि सॉल्यूशन है इसका, तो ये वाली बात वैसे गलत हो जाती है। इज इनकंसिस्टेंट, ये वाली बात भी गलत होती है। तो इसका ऑप्शन ए ट्रू था 96 का आपका। तो अब आप आगे की तरफ चलते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ। 97 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स सच दैट के ट्रांसपोज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ पी पी ट्रांसपोज इज जीरो। तो यहाँ पर आपसे जो कहा गया है पी पी ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, consider the following statement: the kth row of P is 0, the kth row of PP transpose is 0, the kth column of P is 0, the kth column of PP transpose is 0। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर एक P मैट्रिक्स दी गई है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है द kth रो ऑफ P इज 0, तो हम एक सिंपल सा मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं P, जिसकी फर्स्ट रो 0 है, तो हमने ये कंसिडर कर लिया है। और एक हमने एक नॉन ज़ीरो कर लिया है, उसकी सेकंड रो ये हमने P कंसिडर कर लिया है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपका होगा 0 0 और ये 2 1, और इससे जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है इसके प्रोडक्ट से वो आपको मिलेगा 0, और यहाँ पर ये मिल जाएगा ये भी 0, यहाँ पर 2 0 0 और यहाँ पर मिलेगा 4 2 4 और ये 1 5। तो आपका 0 0 0 5 मिल जाता है पी पी ट्रांसपोज से, इसके प्रोडक्ट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी पी ट्रांसपोज का अगर मैं ये मान लूँ कि फर्स्ट एलिमेंट 0 है, यानी कि तो इसकी फर्स्ट रो 0 है पी की, यानी कि द kth रो ऑफ पी 0, ये वाली बात इसकी सही हो जाती है एक तरह से फर्स्ट। अब उसने कहा है द kth रो ऑफ पी पी ट्रांसपोज इज 0, ये भी फर्स्ट रो इसकी 0 हो जाती है, ये वाली बात भी सही है, यानी कि सेकंड बात भी सही बात है। द kth कॉलम ऑफ पी इज 0, यहाँ पर उसने कहा है kth, यानी कि मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा तो फर्स्ट कॉलम वो 0 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर द kth कॉलम ऑफ p इज 0, ये वाली बात गलत है, और द kth कॉलम ऑफ p p ट्रांसपोज इज 0 यहाँ पर ये दिख रहा है देखने से, तो ये वाली बात भी सही है, यानी कि थर्ड वाली बात गलत है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोऑर्डिनेट गिवन। तो जिसमें यहाँ पर 3 आया है वो वाली बात गलत है, यानी कि 1 एंड 3 करेक्ट तो हो नहीं सकता, 3 तो करेक्ट है नहीं, तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, ऐसे ये डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें भी थर्ड है, और ये वाला डिस्कार्ड हो जाता है हमारा, तो बचता है ऑप्शंस बी, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यहाँ पर आपका इसका की हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ x इक्वल टू दिस, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इफ x इक्वल टू दिस देन रैंक ऑफ x ट्रांसपोज x इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है x, ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इसको मैं पहले अलग से ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और भी। तो मैंने इसको अलग से लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक कॉलम नॉन जीरो है या एक रो पूरी जीरो है, सॉरी कॉलम जीरो है, तो इसका रैंक 4 तो हो नहीं सकता। अगर आप इसका रैंक 4 नहीं हो सकता है तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे कहा गया है कि रैंक ऑफ x ट्रांसपोज x इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ x ट्रांसपोज कॉमा रैंक ऑफ x, ये होगा। यानी कि जैसे हम रैंक ऑफ a b करते हैं तो इसका क्या होता है, मिनिमम ऑफ रैंक a और रैंक ऑफ b, ये यहाँ पर होता है रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ b। तो यहाँ पर हमने देखा, और यहाँ पर ये 4x4 होगा, सॉरी x ट्रांसपोज का जो रैंक है वो 3 है, तो यहाँ पर 3,3, तो यहाँ पर जो मिनिमम आएगी वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा रैंक, यानी कि इसका क्या तो 3 होगा या 2 होगा,
अब हम लोग चेक कर लेते हैं, ज़ीरो तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं फॉर्म होगा यहाँ से, तो ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है। अब बचते हैं हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस, बी और सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 होता है, तो रैंक 2 भी नहीं हो सकता है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलता है वो है द if A is skew symmetric matrix of order odd order then determinant of A। अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, और इसके डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ A और A ट्रांसपोज का सेम होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट। और अगर कोई भी यानी कि अल्फा टाइम्स ए है तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा की पावर एन हो जाता है जितना कि ए का ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर -1 की पावर ऑड नंबर होगा, यानी कि जो भी है पावर, क्योंकि यहाँ पर ऑड ऑर्डर कहा है उसने, तो यहाँ पर ओड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और किसी -1 की पावर अगर ओड हो गई तो यहाँ से माइनस ही आएगा, तो नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ए, यहाँ से इधर ये आ जाता है दोनों साइड, तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कहा है डिटर्मिनेंट वो 0 हो जाता है। यहाँ पर अब परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, और परफेक्ट क्यूब क्योंकि उसका तो फिक्स हो गया है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर होता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आपसे यहाँ पर इस तरह भी पूछा जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अगर इफ ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको ऑप्शंस देगा जैसे 3, 5, 7 और 9। तो आप सोचेंगे नहीं, 9 को टिक करेंगे क्योंकि 9 जो होता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट टिक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ये वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इस तरह भी वो आपको दे सकता है, तो इसको इस तरह से याद रखें। अगर आपको ये 1000 लीनियर अलजेब्रा के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8130648819 पर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं।